हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट क्लास में हमने कहा था कंप्लीट किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वन कमोडिटी केस में। तो आज का लेक्चर जो है वो हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मल्टीपल कमोडिटी या फिर कह लेते हैं हम टू कमोडिटी केस। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने पहले से बना ली है ताकि हमारा जो वक्त है वो ज़ाया ना हो और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आराम से जो है कंप्लीट कर सके अपने वीडियो में। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमने पढ़ा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो होता है वन कमोडिटी केस में कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी एक्स की है, गुड एक्स, क्योंकि एक ही गुड है तो हम क्या लेंगे, गुड एक्स लेंगे, गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं और एक ही गुड है तो उसका प्राइस भी जो है वो भी एक ही होगा। तो हम जो है ये मानते हैं, हालांकि ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होता है, जब जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी किसका, कमोडिटी एक्स का अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हमने पढ़ा था इन वन कमोडिटी केस। तो अब यहाँ डायग्राम देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या है, बट ये क्या है, ये बहुत ही इजी है, हम इसको समझेंगे और इंशाल्लाह जो है आपको अच्छे से समझ आएगी। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ गुड एक्स होता तो ये क्या होता, एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ये होती किसकी सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो गुड्स हैं। एक तो आ गया हमारा गुड एक्स जो हमने पहली एग्जांपल में भी लिया था, दूसरा हम ले लेते हैं गुड वाई। अच्छा, ये समझने के लिए हम एक और चीज एज्यूम करेंगे कि जो हमारा प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, वो क्या है, इज इक्वल टू ₹1 है। हमारा प्राइस एक्स और वाई दोनों के लिए क्या है, ₹1 है, ठीक है। और एक और चीज जो है वो हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इट इज इक्वल टू 25 यूटाइल्स, ठीक है। तो अब जो है वो हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। हमें पता है कि वन कमोडिटी केस में जो है वो इक्विलिब्रियम कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। दो गुड्स से तो हम सिंपली कुछ भी नहीं, वेरी इजी, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन प्राइस वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब अगर हमारे पास गुड वाई होता तो उसकी इसी तरीके से होती इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये जो है हमने दो गुड्स ले लिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, MUX upon P of x is equal to MUY upon P of y is equal to marginal utility of money। तो कहने का मतलब है कि दोनों कमोडिटीज है एक्स और वाई, उनका जो क्या है रेशियो, विद रेशियो किसके किसके उसमें कंपैरिजन में रेशियो हमने देखना है, उनके प्राइस में, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू प्राइस ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई टू प्राइस ऑफ वाई, इन दोनों का जो रेशियो है ये इक्वल किसके होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कंज्यूमर जो है वो दो कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो क्या ये भी लिख सकते हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, है ना। ऑल्सो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि MUX अपॉन MUY is equal to price of x upon price of y, और ये इक्वल और किसके होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड x की अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी है गुड y की, वो किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस ऑफ x के अपॉन में प्राइस ऑफ y के। बहुत सिंपल है। एक सिंपल जो है हमने इसकी क्या ले ली है, एग्जाम्पल ले ली है, ठीक है। x है, y है, यहाँ पे क्वांटिटी है
यहाँ पे यूटिलिटी है, ठीक है। ये किसके लिए है? गुड एक्स के लिए है। ये किसके लिए है? गुड वाई के लिए है, ठीक है। ये हमारी आ गई किसके लिए? गुड एक्स के लिए मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल, और ये आ गया गुड वाई के लिए मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। अब जब हम इन दोनों का देखेंगे, ये तो इंडिविजुअल हो गए, अब जब हम इन दोनों को मिला के देखेंगे तो इनका जो ग्राफ है, अगर ग्राफिकली इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। इनने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है और जो इसकी जो साइड है वो चेंज हो गई है, ठीक है। देखिए बिल्कुल एकदम सब कुछ सेम है इसमें। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता, इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है इसको बना दिया। तो अब देखो, ये हमारी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी किसकी है? मनी की। ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि वो क्या है? कांस्टेंट है। कितनी है? 25 यूटाइल्स। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 25 यूटाइल्स, है ना। यहाँ पे भी है हमारा ये 25 यूटाइल्स। अब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी किसकी? गुड एक्स की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स ये आ गया हमारा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये बताता है कि इस पॉइंट पे ये दोनों क्या है? सेम है। तो कहीं पे भी अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं तो उसका सिंपली इतना ही मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है? ये दोनों की जो वैल्यू है या जो इनका रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है? सेम है, दे आर इक्वल। तो अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई की जो इक्वालिटी है वो किस पॉइंट पे आ रही है? पॉइंट ई पे आ रही है। ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एट पॉइंट ई mu x कितना आ रहा है हमारा? 25/1 इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। mu x कितना है हमारा? 25। mu y कितना है? 25। और प्राइस ऑफ x हमारा कितना है? 1/1। तो हो रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कि नहीं हो रहा है ना? 25/25 भी 1 ही होता है। तो ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस तरीके से टू कमोडिटी केस पे क्या है? जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा? जब हमारा क्या होगा? जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई will be equal to price ratios, price of x upon price of y, ठीक है। सिंपली उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है पॉइंट ई है, जहां पे जो कंज्यूमर है वो गुड एक्स कितना कंज्यूम कर रहा है? गुड एक्स 8 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, और गुड वाई कितना कंज्यूम कर रहा है? 12 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो कहां पे इक्विलिब्रियम है? 8 यूनिट्स ऑफ good x and 12 units of good y, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कितनी है? 25 मनी की। सिमिलरली mu x भी 25 है और mu y भी जो क्या है? 25 है। ये आ गया हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ऑलराइट, आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा आराम से। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारी ऑर्डिनल अप्रोच से हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो हम जो है वो करेंगे। ऑर्डिनल जो है अप्रोच है हमारी, उसमें किसका कॉन्सेप्ट आता है? इनडिफरेंस कर्व का। तो सबसे पहले अब सवाल ये है कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर क्या है? मतलब है वो जो फंक्शन उसका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमने पढ़ा था उसी की तरह है। बस जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो प्रोड्यूसर के लिए होता है और जो इनडिफरेंस कर्व है वो किसके लिए होता है? कंज्यूमर के लिए होता है। तो इनडिफरेंस कर्व जो हमारा है, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows all possible combinations of two goods that yields equal satisfaction to him or
द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन देम। तो इनडिफरेंस से हम सीधा ही देखेंगे, डिफरेंट हो गया अलग अलग, राइट। तो इनडिफरेंट क्या होगा, जो एक दूसरे से डिफरेंट ना हो, मतलब सेम हो। तो इनडिफरेंट से ही हमें इनडिफरेंस जो है इसी से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे जहां पे कंज्यूमर जो है उसमें कोई फर्क जो है वो नहीं रखता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे के सारे वो कॉम्बिनेशंस बताता है जो एक कंज्यूमर को क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी देते हैं, है ना। तो इनडिफरेंस कर्व जो है हमारा एक बार देख लेते हैं वो दिखता कैसे है। इनडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारा जो कर्व था वो कैसा था, ऐसा था, राइट। ठीक है, और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, इस तरीके से कुछ। अब कहने की बात क्या है, डेफिनेशन जो कह रही है वही चीज हम इसमें भी एप्लीकेबल करके देखते हैं, अप्लाई होती है यहाँ पे भी। अब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, कितने भी पॉइंट्स बना लो आप, कहने का मतलब ये है इस इनडिफरेंस जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आप बना लो, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, वो सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर को दे रही होंगे, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये या ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर को देंगे, ये सारे के सारे लेवल, ठीक है। तो अब जो है इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जो होता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लिमिटेड होती है, हम ये एज्यूम करते हैं। हर किसी के पास एक बजट होता है ना। आप अगर क्या है, आपको जो है पॉकेट मनी है वो अगर 1000 रुपीज मिल रही है तो वो आपका बजट है, आपको सब कुछ जो है उसी 1000 रुपीज में मैनेज करना है, तो वो क्या है, आपका बजट है। अब ये बात कि जितनी चीजें भी आपने लेनी है वो अंडर 1000 मैनेज हो जानी चाहिए, ये आपका क्या है, कंस्ट्रेंट है। ये जो आपका 1000 रुपीज है ये आपकी रुकावट है कि आप इससे ज्यादा जो है वो नहीं खरीद सकते। सिंस यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है, आप एक पर्टिकुलर इनकम लेवल के पीछे जो है नहीं जा सकते। तो क्या है, ये क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करता है सिंस इनकम इज कांस्टेंट, तो एक जो कमोडिटी है उसकी अगर क्या करोगे आप, कंजम्पशन बढ़ाओगे, तो दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन क्या है, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे मान लो इतना था, ठीक है, और ये पॉइंट में इतनी थी। अब इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई, तो इस पॉइंट पे ये देखिए इसकी कंजम्पशन क्या है, ये कम हो रही है ना। तो इसलिए जो है इंडिफरेंस कर्व इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं दीज आर कन्वेक्स टू द origin। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स क्यों होते हैं, दीज आर ड्यू टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो है इंडिफरेंस, ये जो है कन्वेक्स क्यों होते हैं इंडिफरेंस कर्व, ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका स्लोप है, जो हमें क्या बताता है कि अगर जो है एक कमोडिटी को हमें अगर उसका क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो कितनी जो है दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स जो हमें वो गिव अप करनी होंगी, है ना। तो इस वजह से ये क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम क्या है एक जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो हमें दूसरी कमोडिटी जो है वो ज्यादा ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, गिव अप करनी पड़ेगी। ओके, इस वजह से क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि हायर indifference curve represent higher levels of satisfaction। अच्छा, अब अगर क्या होता है, जो इनकम कंस्ट्रेंट है, हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो चेंज हो जाए इन केस, तो क्या होगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व नया हमारा बना है IC1, ये क्या करेगा, इसके ऊपर सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। अंडरस्टूड है, बिल्कुल सिंपल। देखें, इस केस में जो है नीचे वाला जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें हमें कम कंजम्पशन हो रही है। अगर ऊपर वाला ही हम देखेंगे, कोई भी पॉइंट देख ले आप, यहाँ पे इसमें भी ज्यादा है, अगर हम नीचे आएंगे तो देखें इस पॉइंट पे एक्स भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और वाई भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, एक्स और वाई रख लेते हैं हम। अच्छा, ये पॉइंट देख लेंगे, इस पे भी क्या है, एक्स वाई भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और एक्स भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो जितने भी पॉइंट्स जो है हमारे IC1 पे होंगे वो क्या देंगे, हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे फ्रॉम IC डैश। ठीक है, मतलब नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से हमेशा जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है हमें देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि टू इंडिफरेंस कर्व, टू IC कर्व्स never intersect each other। कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर जाए कहीं पे। तो जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी आपस में इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसके अलावा जो सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं, हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताते हैं। तो अगर, और हमने ये भी पढ़ा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि उस पॉइंट पे जो है उन दोनों इंडिफरेंस कर्व, जो दोनों के दोनों इंडिफरेंस कर्व है वो सेम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मतलब दोनों इंडिफरेंस कर्व उस पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। बट अगर ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पॉसिबल होगा तो हमने जो पहले पढ़ा है वो किसी काम का नहीं रहेगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। और उससे भी जरूरी मेन इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है उसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। अगर वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं तो कोई एक पॉइंट जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे जो कम सेटिस्फैक्शन देता है उस पे कैसे हो सकता है। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।